हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने बात कर ली थी कुषाणों पर, आज हम बात करेंगे गुप्त वंश पर। तो गुप्त वंश पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लूसेंट जरूर पढ़ें। भले आप एमपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या एमपी पीएससी हो, एमपी व्यापम हो या आपका अदर कोई भी एग्जाम हो, तो आप लूसेंट जरूर पढ़ें। लूसेंट क्यों पढ़ें? क्योंकि उसमें मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो स्टोरी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपको स्टोरी बना रहा हूँ और उसमें आपको अन्य फैक्ट मिल जाएंगे लूसेंट में पढ़ने को। हालांकि मैं लूसेंट से ज़्यादा डाटा दे रहा हूँ आपको, क्या लूसेंट से ज़्यादा डाटा दे रहा हूँ और स्टोरी के माध्यम से दे रहा हूँ। और मेरा लेक्चर देखने के बाद आप लूसेंट स्वतः ही याद कर लेंगे या बहुत सरलता से आपको लूसेंट याद हो जाएगी। तो आइए हम बिना चर्चा किए या गवाए हम बात कर लेते हैं। आज हम किस पर? गुप्त वंश पर। तो ये है आपका गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश, गुप्त वंश। और आपको पता है कि गुप्त वंश के संस्थापक है, फाउंडर है, वो कौन है? श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त, श्री गुप्त। और मैं आपको बता दूं ये श्री गुप्त कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए। तो आपको पता होगा ये उत्तर भारत में कौन थे? कुषाण थे। कल ही पढ़ा मैंने आपको, कुषाण थे। और एक कुषाण थे, इनका ये चीनी क्षेत्र पर, यानी कि ये अपना इंडिया है, यहाँ पे लगभग कुषाण थे। आपके कल मैंने मैप बनाकर आपको बताया था, कुषाण थे। और कुषाणों में एक बात कहना भी भूल गया था कि जो आपका कनिष्क था, कनिष्क उसने शक सामंत जारी किया था। शक, हालांकि कुषाण था, शक सामंत जारी किया था 780 BC में। क्यों किया था? क्योंकि इन शकों का प्रभुत्व बहुत था। प्रभुत्व यानी कि इनकी शक्तियां बहुत थी इनकी आसपास के क्षेत्रों में, या ये बहुत विख्यात थे। किसकी अपेक्षा? कुषाणों की अपेक्षा। तो इनने शक सामंत जारी किया था, आप उसमें ये ऐड कर लेना। इसके बाद कुषाण के कौन थे? सामंत थे। कौन? गुप्त। जो गुप्त थे वो आपके कौन थे? सामंत थे। और मैंने बताया था सामंत खुद को शासक घोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? खुद को शासक घोषित कर लेते हैं। उसी प्रकार आपके श्री गुप्त ने भी अपने आप को क्या यहाँ पर सामंत घोषित कर लिया था और यहाँ का ये कौन बन गया था? शासक। और शुरू में कहाँ के शासक बने थे? कौशाम्बी के। आप कहाँ से याद रख लेना? कौशाम्बी के शासक बने थे। क्या बने थे? शासक, कौशाम्बी के। और श्रीगुप्त जब राजगद्दी पर बैठा था तो इसने जो उपाधि धारण की थी वो किसकी उपाधि धारण की थी? इसने की थी महाराज की। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की। और इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी हुआ घटोत्कच। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। किसने? घटोत्कच ने। और इसके बाद इनका जो अगला शासक हुआ उसका नाम है क्या? चंद्रगुप्त पृथ्वी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने की थी महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त के बाद इस अगला उत्तराधिकारी होता है, वो होता है समुद्रगुप्त। और इसके बाद इनके दो पुत्र होते हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त और रामगुप्त। तो जो अगला शासक बना वो आपका चंद्रगुप्त बना, चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना। इसके बाद जो आपका शासक बना वो बना आपका कुमारगुप्त। अगला शासक जो बना आपका कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बाद जो अगला शासक बना आपका वो बना आपका स्कंदगुप्त। ये आपका लास्ट शासक रहा है। कौन? स्कंदगुप्त। कौन रहा है? लास्ट शासक रहा है। आइए तो हम इनकी विशेषताओं पर एक एक से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीगुप्त के बारे में बताना चाहूँगा। श्रीगुप्त के बारे में इतना ही है कि इसने महाराज की उपाधि धारण कर ली थी।
और एक बात और बता दूं मैं, जब भी आप गुप्त वंश पढ़ें तो आप भगवान शिव को ध्यान में रख कर पढ़ें। क्यों? क्योंकि मंदिर मंदिर वगैरह की मरम्मत और उनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासकों ने। और यहाँ पर शिव का भी जिक्र आता है। और ये क्या बोलते हैं, चतुर्दश एकदश के, और एक चतुर्दश एकदश और आपके अर्धनारीश्वर रूप में यहाँ पूजे गए हैं। क्या? आपके गुप्त वंश में। और इसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन जो आपसे यहाँ बने, वो आप शिव मंदिर को ध्यान करते हुए लगाओगे क्वेश्चन तो आप बन जाएंगे। क्योंकि ये ट्रिक है इसकी। क्या? शिव से संबंधित जितनी चीज़ें, जैसे मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूँ कि जैसे शिव को क्या कहते हैं अपन? महाराज। फिर भैया शिव जो बड़ा हुआ था, शिव से बड़ा देवों के देव तो महाधिराज। और चंद्र यानी चंद्रमा शिव जी धारण करते हैं। तो जैसे आप याद करना चाहो और सब्जी पर जल डालते हैं या जल अर्पण करते हैं, तो जल से आप समुद्र याद रख सकते हैं, फिर चंद्र याद रख सकते हैं, फिर कुमार याद कर सकते हैं, स्कंद भी याद कर सकते हैं कि कंदमूल फल वगैरह ही खाते थे। कौन? शिव भगवान। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये इसकी रही हिंट। इसके बाद आइए हम बात कर लेते हैं किस पर? चंद्रगुप्त पर डायरेक्ट आते। श्रीगुप्त, घटोत्कच, इसके बाद चंद्रगुप्त। तो इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। चंद्रगुप्त ने गुप्त संमत जारी किया था। क्या? गुप्त संमत जारी किया था। और वो किया था 319 से 320 में। क्या किया था? गुप्त संबंध कब? 319 से 20 एडी है ये। एडी। और इस चंद्रगुप्त प्रथम की क्या विशेषता रही वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि ये भारत है अपना, भारत। और यहाँ पे मैंने बताया था नेपाल की तराई में लिच्छवी गणराज था। उसकी एक राजकुमारी थी। कौन थी? राजकुमारी। कुमारी देवी से इसकी शादी हुई थी। तो क्या हुआ? इनका शासन और बढ़ गया था या साम्राज्य बढ़ गया था। और दूसरी बात क्या है कि ये जो थे चंद्रगुप्त वगैरह या गुप्त वंश के शासक, वो क्या थे? वैश्य थे। और ये लिच्छियों की ये कौन थी? कुमारी देवी। ये थी कौन? आपकी क्षत्रिय। तो इनकी इज्जत और बढ़ गई थी क्षत्रियों से। इनकी वैश्यों की, इनकी। इसके बाद मैं चर्चा कर लेता हूँ समुद्रगुप्त पर। समुद्रगुप्त जो रहा है आपका अशोक के विपरीत रहा है। क्या? अशोक के विपरीत रहा है। समुद्रगुप्त अशोक के विपरीत रहा है। अशोक के विपरीत मतलब जैसे कि आपका अशोक था तो वो शांतिवादी था, या शांति की नीतियाँ, शांति की पॉलिसियाँ थी। लेकिन समुद्रगुप्त जो था आपका, वो अशांति में बिलीव करता था, विश्वास करता था, और आक्रमण में विश्वास करता था। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये आपका प्रशस्ति अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख या आपका प्रयाग अभिलेख। इसमें जो ऊपर जो अशोक का ये अभिलेख है, प्रशस्ति अभिलेख, तो इसमें क्या है? समुद्रगुप्त के बारे में दिया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में ऊपर लिखा है कि इसने कई विजय की थी, विजय वगैरह की थी, कई जीत हासिल की थी। इसके बाद इसमें अशोक के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पे जहांगीर के बारे में लिखा गया है, जहांगीर। और यहाँ पे अशोक के बारे में लिखा गया है। और ये किसने लिखा है? इसके कविता हरिशरण ने इसके बारे में लिखा है। किसने? हरिशरण ने ये लिखा है। किसने लिखा है? हरिशरण ने लिखा है। विजय। और इसने सारी जो विजय की थी अश्वमेध यज्ञ से की थी। अश्वमेध यज्ञ द्वारा संपन्न की थी। यज्ञ द्वारा संपन्न की थी सारी जीत या विजय। इसके बाद इसकी अन्य चर्चाएं हम कर लेते हैं।
अन्य चर्चाओं में समुद्रगुप्त को वो आपका समुद्रगुप्त के बारे में और जानकारी, हाँ इसके सिक्कों की भी जानकारी चर्चा कर लेते हैं हम। सिक्कों की सिक्के इसके सिक्कों की चर्चा करूँ मैं तो एक बीड़ा बजाती हुए इस पे देखा गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया है इसलिए इम्पोर्टेंट है, बीड़ा बजाती हुए। और ये क्या है, जितने भी गुप्त शासक थे वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानते थे, और ये भी इन धर्मों को मानता था और जैन धर्म को भी मानता था, यानी कि तीनों धर्मों को मानते थे। और इनके शासन काल में क्या होता, अशुद्ध सोने के सिक्के चलते थे। किसके शासन काल में? समुद्रगुप्त या गुप्तों के शासन काल में। और जो आपका कुषाण थे उनके काल में कैसे सिक्के चलते थे? क्वालिटीदार सोने के शुद्ध सिक्के चलते थे। इसके बाद मैं इसकी उपाधि की बात करूं तो इसकी उपाधि आदिराज थी। आदिराज आपकी उन्होंने धारण की थी। किसने? आपका प्रथम शासक ने, श्रीगुप्त ने। और इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद मैं चर्चा कर लेता हूँ और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या? इसे मिटा लेना, आदिराज नहीं था। आदिराज तो आपका घटोत्कच और क्या बोलते हैं श्रीगुप्त था। इसने जो इसे कहा जाता भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन कहा जाता समुद्रगुप्त को। इसके बाद इसका जो शासक बनता है, इसका बेटा बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या खास है? किसी के समय में फाहियान आया था। फाहियान और फाहियान से आप कोई गाड़ी याद रख लेना, गाड़ी में कम से कम 2 पहिए रहते हैं, 2। तो ये द्वितीय के शासनकाल में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। आप चंद्रगुप्त फर्स्ट मत कर देना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कब आया था? 399 से 414 में आया था ये, ईस्वी में। और इसके बाद इसकी एक पुत्री थी प्रभावती। और प्रभावती की शादी बाकाटक राजा से ने कर दी थी। और बाकाटक राजा जो था वो था रुद्रसेन। और ये रुद्रसेन क्या है, इसकी मृत्यु के बाद, रुद्रसेन की मृत्यु के बाद इसी पर अधिकार कर लेता है। कौन? आपका चंद्रगुप्त इसी पर अधिकार कर लेता है। और इसकी जानकारी मिलती है कहाँ से मिलती है? मेहरौली स्तंभ अभिलेख से। मेहरौली स्तंभ अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अगले शासक की। वो आपका अगला शासक है कुमार के शासन का काल में क्या खास है? हेवेनसांग के शासन काल, वो हेवेनसांग इसके दरबार में आया था। हेवेनसांग कौन? इसके दरबार में आया था। और इनका जो लास्ट रूलर था या शासक था वो था स्कंदगुप्त। अंतिम शासक था किसका? गुप्त वंश का। और थोड़ी सी और चर्चा कर लूँ, इनकी जो गुप्तों की भाषा थी वो संस्कृत थी। क्योंकि आप जान सकते हो शिव वगैरह को प्रश्न करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत वगैरह का प्रयोग करते हैं। आजकल जो रामायण वगैरह भी करते हैं तो किसमें करते हैं? संस्कृत में। संस्कृत इनकी भाषा थी, क्योंकि गुप्तों की। और इसी प्रकार अन्य फैक्ट जानने के लिए आप लूसेंट पढ़ते रहें और मेरा फीडबैक जरूर दें, मैं कैसा क्या पढ़ा पा रहा हूँ। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा जय हिंद, जय भारत।